हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेमेस्टर 4 के वीएससी के अपने पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर 4 के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने वीएससी के अंतर्गत चयन किया है अपने पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। साथियों, आज की ये जो अपनी क्लास रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इस पेपर के सिलेबस की। तो हमारा ये जो पेपर है इसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और पूरा सिलेबस हमारे इस पेपर का 4 यूनिट के अंदर रहने वाला है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ध्यान देने की जो ये है कि यूनिट 4 जो है वो पूरी तरीके से हमारे प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। यानी यूनिट 4 से लेकर के आपके थ्योरी का कोई भी पार्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यूनिट 4 में आपसे कोई प्रैक्टिकल की फाइल बनवाई जा सकती है या फिर कोई सर्वे टाइप का आप लोगों से करवाया जा सकता है। हमारा थ्योरी का जो भी पेपर आएगा वो बेसिकली हमारी इन 3 यूनिट से ही आएगा, और इन तीनों यूनिट में से टॉपिक वाइज हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर लिया है। तो यदि आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखते हैं तो अन्य कहीं से कोई भी मटेरियल पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले यूनिट 1 में से हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान आखिर है क्या? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूँगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारत का संविधान क्या होता है। तो एक प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है उसको देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जो भारत का संविधान है वही भारत का सर्वोच्च कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के संविधान को ही भारत का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। इट एस्टेब्लिशेज द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। आपकी सरकार की संरचना क्या है उसका गठन भी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होता है। डिफाइन द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, जो राष्ट्र है आपका, उसके विभिन्न अंगों के पास में कौन कौन सी शक्तियां होगी और उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी ये भी संविधान तय करता है। गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, हमें मौलिक अधिकार को देने को सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। प्रेस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य यानी देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए उनको भी सुनिश्चित करता है हमारे देश का संविधान। एंड एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस बेस्ड ऑन द जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये हमारे भारत का संविधान है जो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि जो भी सरकार काम करेगी वो संवैधानिक तरीकों से करेगी, यानी न्याय पे, स्वतंत्रता पे, समानता पे और भ्रातृत्व जो होता है उसकी भावना पे बेस्ड होकर के हमारे देश की सरकार संवैधानिक तरीकों से काम करेगी। इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करता है? भारत का संविधान करता है, और इसीलिए भारत के संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the Constitution of India was adopted and enforced? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया और इसे लागू कब किया गया? ठीक है, याद रखना है आपको, अंगीकृत करना और लागू करना दोनों में फर्क है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, जो संविधान सभा थी भारत की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की, उसने संविधान को अंगीकृत कब कर लिया था? उसने संविधान को 26 नवंबर 1949 को उसने क्या कर लिया था? इसको अडॉप्ट कर लिया था। केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, लेकिन इसको लागू कब किया गया भारत के अंदर? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये दो डेट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारत की संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को 29 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी एडोप्ट तो कर लिया था, लेकिन भारत में इस संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत में इस संविधान को लागू किया गया। द लेटर डेट वॉज चूजन टू कमेमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ द पूर्ण स्वराज मेड इन 1930। अब 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया भारत के संविधान को लागू करने के लिए? क्योंकि 1930 के अंदर एक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और वो पूर्ण स्वराज की मांग इसी तारीख को की गई थी, और इसी तारीख की स्मृति में, इसी तारीख को कमेमोरेट करने के लिए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई इज डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको ऐसा कहा क्यों जाता है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो भारत के अंदर जो संविधान सभा बनाई गई और संविधान निर्माण करने का काम जिस प्रारूप समिति को सौंपा गया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हमारे बी आर अम्बेडकर थे। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ही प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया था। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फेडरल रिपब्लिक? संघीय गणराज्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ए फेडरल रिपब्लिक इज ए सिस्टम इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि देश के अंदर शक्तियां हैं, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। तो जब इन शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संघीय गणराज्य कहते हैं। एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रादर देन द हेरिडेटरी। अब हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी जो आपके राष्ट्र का मुखिया होता है, वो वंशानुगत नहीं बनता, बल्कि वो चुन करके आता है जनता में से, या जनता के द्वारा उसको चुन करके भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ? ये विधि का शासन क्या होता है? तो देखो, द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड नो पर्सन इज अबू द लॉ। हमारे भारत का संविधान ये कहता है, या विधि का शासन ये कहता है कि भैया कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी धर्म का है, लेकिन कानून के समक्ष वो सभी व्यक्ति बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊंचा नहीं है। गवर्नमेंट एक्शंस मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड ऑन लीगल अथॉरिटी। इसीलिए सरकार के सभी कार्य जो हैं कानून के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? शक्तियों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइड्स द गवर्नमेंटल अथॉरिटी अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर्स एंड एंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब डॉक्ट्रिन यानी जो शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत है ना, वो ये कहता है कि देश के अंदर शक्तियां तो विद्यमान है, लेकिन अगर ये शक्तियां किसी एक संगठन के पास ही रही या एक व्यक्ति के पास ही रही, तो इससे इन शक्तियों का क्या हो सकता है? दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन सरकारी संस्थाओं में चाहे वो हमारी लेजिस्लेटर यानी विधायिका हो, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और उसी को हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अब ये क्यों करा गया है इन शक्तियों का विभाजन हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में? ताकि उन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो और जो प्रशासन है वो प्रभावपूर्ण तरीके से काम करे। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए इन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का प्रयोग हमारे यहाँ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सॉवरेनिटी? ये संप्रभुता क्या होती है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ए नेशन टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली विदाउट एन एक्सटर्नल कंट्रोल और इंफेरेंस। तो हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, एक सॉवरेन कंट्री है। इसका मतलब ये क्या क्या हुआ कि भारत के अंदर जो भी राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उन सब पर डिसीजन लेने की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो भारत की ही होगी। यानी भारत स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों पर अपने मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। किसी भी प्रकार का बाहरी कंट्रोल या बाहरी दखलंदाजी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी को हम क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी राष्ट्र बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं के शासन जब कर सकता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में समाजवाद क्या है? तो देखो, सोशलिज्म एम्स टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ ऑल द सिटीजन्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। भारतीय संविधान में समाजवाद का जो उद्देश्य है उसका काम क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना, असमानताओं को कम करना तथा लोकतांत्रिक माध्यमों से सभी नागरिकों का कल्याण करना। नेक्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है, या आप कह सकते हैं लोकतंत्र क्या होता है? तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू गवर्न द कंट्री। डेमोक्रेसी क्या हुआ? डेमोक्रेसी सरकार का एक प्रकार है, ठीक है। तो सरकार कई प्रकार की होती है, तानाशाही सरकार भी होती है ना, राजतंत्र सरकार भी होती है और लोकतांत्रिक सरकार भी होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार का वह रूप है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं? अपने देश के प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करते हैं और कैसे करते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
चुनावों के द्वारा वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो देश को चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्युलरिज्म, ये धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली व्हाइल गारंटिंग रिलीजियस फ्रीडम टू एवरी सिटीजन। सेक्युलरिज्म ये कहता है कि आपका जो राष्ट्र है उसका कोई भी एक धर्म नहीं होगा, यानी आपके राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है और राष्ट्र सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता है और सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता देता है कि वो जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म को वो क्या कर सकें, स्वतंत्रता पूर्वक उस धर्म का पालन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सर्वधर्म संभाव, ये सर्वधर्म संभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखो सर्वधर्म संभाव मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल सिटीजन्स रिलीजन्स। ठीक है, सर्वधर्म संभाव का मतलब क्या हो गया, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने की जो धारणा है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वधर्म संभाव कहते हैं। इट प्रोमोट्स रिलीजियस टॉलरेंस, हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। और ये सर्वधर्म संभाव ही होता है जो धार्मिक सहिष्णुता को, धार्मिक सामंजस्यता को और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को समाज में बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिए इस यूनिट से बनते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं इनको बताना है डिटेल में। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, इसको कब लागू किया गया, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से भारतीय संविधान काम करता है और इसका क्या महत्व है, वो सारी जानकारियां आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संघीय गणराज्य, फेडरल रिपब्लिक यानी विधि का शासन, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत एक फेडरल रिपब्लिक है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट बनता है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड समधर्म संभाव। ये संप्रभुता क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, समधर्म संभाव क्या होता है। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके छोटे 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इनके आने की पूरी पूरी संभावना है और शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ से भी इनको लेकर के आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सभी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है और ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वो जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि सभी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं। सेकंड यूनिट पे चलते हैं। सेकंड यूनिट से हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सेकंड यूनिट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ये न्याय क्या होता है। ठीक है, तो जस्टिस इज वन ऑफ द बेसिक्स आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो मूल आदर्श है उनमें से एक किसको माना जाता है, इस न्याय को माना जाता है। तो भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उनमें से ही एक जो है वो कौन सा है, हमारा जस्टिस यानी न्याय है। इट एंश्योर्स फेयरनेस। अब ये जस्टिस, ये न्याय जो है किस चीज़ को सुनिश्चित करता है, निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है, समानता को सुनिश्चित करता है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और किस तरीके से हम सभी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय दिलवा करके और हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव करके वो न्याय मिले। तो हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, इससे सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो, सभी नागरिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो और समानता वाला व्यवहार हो। इसी चीज को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, न्याय करता है, जिसको भारतीय संविधान का मूल आधार भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या होता है। तो सोशल जस्टिस मीन्स क्रिएटिंग ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और रेस। सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण करना होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर या रेस के, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना का जो फॉर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। इट एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन फॉर एवरी इंडिविजुअल। अब ये सामाजिक न्याय ही है जो किस चीज को सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को समाज में बराबर के अवसर मिले, सभी लोगों की डिग्निटी यानी सम्मान की सुरक्षा हो और सभी लोगों को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षित माहौल इस समाज के अंदर मिले। उस चीज को सुनिश्चित करने का काम हमारा सामाजिक न्याय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय क्या होता है? तो पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू एवरी सिटीजन। जब भारत के प्रत्येक नागरिकों के पास में बराबर के राजनीतिक अधिकार होंगे तो उसको हमने क्या कहा? राजनीतिक न्याय कहा। अब राजनीतिक अधिकार बराबर ये कैसे होंगे? इसका मतलब राइट टू वोट, सभी व्यक्तियों के पास वोट देने का अधिकार हो। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में चुनाव को लड़ सके। एक्सप्रेस पॉलिटिकल ओपिनियंस, कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों को रख सके। एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने का अधिकार जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। यानी देश के हर नागरिक के पास में वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, अपने राजनीतिक विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार हो, और प्रजातांत्रिक सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का जो अधिकार हो उसी को सुनिश्चित करने का काम करता है हमारा राजनीतिक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? या आर्थिक न्याय क्या होता है? तो इकोनॉमिक जस्टिस एम्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज बाय एंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। आर्थिक न्याय का उद्देश्य संसाधनों का न्याय संगत वितरण, समान अवसर प्रदान करना तथा प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर को सुनिश्चित करके आर्थिक असमानताओं को कम करना होता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों को बराबर के अवसर मिले ताकि वो अपनी आजीविका को चला सकें, और कम से कम उनका जो जीवन है वो डिसेंट यानी सम्मानजनक तरीके से वो अपने जीवन को जिए। इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम भी हमारा सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज लिबर्टी? ये स्वतंत्रता क्या होती है? तो लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल टू थिंक, एक्सप्रेस ओपिनियंस, फॉलो बिलीव्स, प्रैक्टिस रिलीजन्स एंड वर्शिप अकॉर्डिंग टू हिज और हर कॉन्साइंस, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब देखो लिबर्टी, स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आपका मन जिस चीज़ की कंसाइंस, आपकी आत्मा जिस चीज़ की गवाही दे रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी धर्म को मानो, किसी की भी पूजा करो, किसी भी धर्म को मान सको, किसी भी विश्वास को अपनाओ, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाओ, और आप चीज़ों को फ्रीडम से सोच पाओ। इसी को क्या कहा गया है? स्वतंत्रता कहा गया है। तो आपके धर्म संबंधी विचार हों, चाहे आपके विश्वास हो, मत हों, आपके वर्शिप हो, इन सब को लेकर के जो स्वतंत्रता आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसी को हमने क्या कहा है? स्वतंत्रता कहा है। सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि आपका मन करेगा जैसा करोगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं युक्ति संगत प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को सोचने, अपने विचार व्यक्त करने, विश्वास रखने, धर्म का पालन करने तथा अपनी अंतरात्मा के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता प्राप्त होना ही स्वतंत्रता यानी लिबर्टी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाई इक्वलिटी बिफोर लॉ? कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड एवरी इंडिविजुअल इज इक्वली सब्जेक्टेड टू द सेम लीगल सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस एंड पोजीशन। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता इस चीज़ को कहती है कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर तो नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज इक्वली सब्जेक्टेड टू द सेम लीगल सिस्टम। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी काम किया गया होगा तो हर व्यक्ति, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सेम लीगल सिस्टम है, चाहे वो किसी भी स्टेट समाज में उसका क्या ओहदा है और क्या पोजीशन है, इस पे मैटर नहीं करता। वो बड़े से बड़ा कोई पॉलिटिशियन होगा, बड़े से बड़ा कोई बिजनेस क्लास होगा, या छोटे से छोटा गरीब होगा, देश का कानून सबके लिए समान है और देश के कानून के समक्ष सभी लोग बराबर के हैं। इसी चीज़ को सुनिश्चित करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? कानूनों के समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज मीन्स दैट पर्सन्स प्लेस्ड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस शुड बी ट्रीटेड इक्वली। कानून के समान संरक्षण ये कहता है कि भैया समान परिस्थितियों में स्थित अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके साथ व्यवहार भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉस, कानून के समान संरक्षण का अर्थ ये हो गया कि समान परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों के साथ भी समान व्यवहार ही किया जाए। इट ऑल्सो परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू प्रमोट सोशल जस्टिस, और इसके लिए ही ये सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रेटर्निटी? ये बंधुत्व की भावना क्या होती है? तो फ्रेटर्निटी मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स। बंधुत्व का अर्थ सभी नागरिकों के बीच में भाईचारे, पारस्परिक समानता और सद्भाव की भावना को इंक्रीज करना है। तो देश के सभी नागरिकों के बीच में जब भ्रातृत्व की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बढ़ेगा, तो इसी भावना को क्या कहा गया है? फ्रेटर्निटी यानी भ्रातृत्व की भावना कहा गया है। ठीक है, इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन डाइवर्स सोसाइटी। और ये फ्रेटर्निटी होती है जो हमारी राष्ट्रीय एकता तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा से आप क्या समझते हैं? तो डिग्निटी मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड द अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन। देखो, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका अपना एक सम्मान होता है, अपनी एक इज्जत होती है, अपना एक डिग्निटी होती है। तो डिग्निटी यही कहती है कि भैया आपके देश का प्रत्येक नागरिक है वो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को, वो डिजर्व करता है इक्वलिटी यानी समानता को, और वो डिजर्व करता है उन अपॉर्चुनिटीज को जिसमें वो सम्मान और आत्मसम्मान के साथ में जी पाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शोषण के। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, समानता और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार रखता है तथा उसके साथ बिना किसी भेदभाव या शोषण के वो अपने जीवन का यापन कर पाए, उस चीज को सुनिश्चित करती है हमारी डिग्निटी। ठीक है, तो डिग्निटी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसके साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शोषण के उसको समानता का व्यवहार और समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वो सम्मानपूर्ण तरीके से और स्वाभिमानपूर्ण तरीके से अपने जीवन को गुजारे। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता से आप क्या समझते हैं? तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रेफर्स टू मेंटेनिंग नेशनल सॉलिडिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग द सिटीजन्स डिस्पाइट डिफरेंसेस इन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड कल्चर। एकता एवं अखंडता का अर्थ है धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति की विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता तथा नागरिकों के बीच सद्भाव को बनाए रखना। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है, यूनिटी यानी एकता और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो हमारे देश में क्या होता है, आप जियोग्राफिकल एरिया देख रहे हो, हमारा जियोग्राफिकल एरिया पूरे देश का अलग अलग है और अलग अलग जगह है, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रह रहे हैं, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग हमारी जनजातियां निवास कर रही है। लेकिन फिर भी एकता और अखंडता ये कहती है कि धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति में विविधताओं के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता तथा नागरिकों के बीच में सद्भाव बना रहना चाहिए, और ऐसा हमारे देश में देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो यूनिट सेकंड से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट सेकंड से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्कस इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इसके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आयामों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा डिटेल में इसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लें अपने टेलीग्राम चैनल से, और 2 से 3 बार इस पीडीएफ को पढ़ें तो आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the concept of liberty in the Constitution of India, discuss the liberties of thought, expression, belief, faith and worship। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन भी कीजिए। तो लिबर्टी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। लिबर्टी हमारे पास कौन कौन सी है, वो सारी लिबर्टी की बात हमने कर ली है। लिबर्टी ऑफ थॉट क्या होती है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होती है, उन सभी को आप यहाँ पर डिटेल में यहाँ से इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारे लिए इस यूनिट से इंपॉर्टेंट बनता है वो है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की अवधारणाएं क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए बनते हैं। इनके आंसर्स को हमने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से कर पाएँ। तो ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से अपनी इस पीडीएफ को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इंग्लिश और हिंदी हर का मैटर आपको उसके अंदर हमें मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक भी आप सभी को हमने प्रोवाइड करा दिया है। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं यूनिट थर्ड से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड से, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मोरल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन्स मेंशन इन आर्टिकल 15A। तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के आर्टिकल 15A यानी अनुच्छेद 15A में कुछ नैतिक और संविधानिक बाध्यताएं हैं, उन्हीं को हमने क्या कहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा है। ठीक है, तो भारत के संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अनुच्छेद 51A के अंदर कुछ नैतिक और संवैधानिक बाध्यताएं हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य कहते हैं। दे एनकरेज रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, पैट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे संविधान में जो ये मौलिक कर्तव्य हमारे बताए
आए हैं वो हमें एनकरेज करते हैं किस चीज़ के लिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं, हमारे अंदर राष्ट्रीय यानी देशभक्ति की भावना विकसित हो और संविधान के प्रति हमारा एक सम्मानजनक रवैया हो, यानी देश के संविधान का हम सम्मान करें। ये सब हमें कौन बताता है? हमारे मौलिक कर्तव्य हमें ये करने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है When were the fundamental duties added to the constitution? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मौलिक कर्तव्य शुरू में तो नहीं थे हमारे संविधान में, तो इन मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा कब गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो एक 1976 के अंदर, ठीक है, 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसी 42वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो आपको ये याद रखना है 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, और इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। इनिशियली देयर वर 10 ड्यूटीज, और जब इसको लागू किया गया था ना तो उस समय हमारे संविधान में 10 हमारे मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे। ये प्रत्येक नागरिकों को ये 10 कर्तव्य अपने देश के प्रति निभाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया कि शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 42nd को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारा, उसके अंदर आपके 10 आपके मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट हम बात करें, तो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हमारे बताए गए हैं, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक है, द 11th ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और कब हुआ? 2002 में हुआ। और उसमें एक और मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया आर्टिकल 51A में, और उसको क्या कहा गया? हमारी 11वीं मौलिक ड्यूटी कहा गया, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कही गई। ठीक है, नेक्स्ट है What is the meaning of duty consciousness? कर्तव्य चेतना का अर्थ क्या होता है? तो duty consciousness means being aware of the one's responsibilities and performing them sincerely for the welfare of the society and the nation without expecting personal benefit. कर्तव्य चेतना का अर्थ होता है अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहना तथा व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा किए बिना समाज और राष्ट्र के हित में उनका ईमानदारी से पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली आर फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य बताए हैं। तो क्या कानूनी रूप से उसको लागू करवाया जा सकता है क्या? नहीं। ठीक है, इसका जवाब क्या है? कानूनी रूप से जरूरी नहीं है हमारे ऊपर आप फंडामेंटल यानी मौलिक कर्तव्यों को हमारे ऊपर लागू करो, क्योंकि हमारे पर लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, ये तो मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपकी नैतिकता बनती है कि आप इनको करें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर जनरली नॉन जुडिशियबल, गैर न्यायिक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसिएबल है, मीनिंग दैट दे कैन नॉट बी ऑर्डिनरली बी एनफोर्स्ड डायरेक्टली बाय द कोर्ट्स, यानी कोर्ट उनको डायरेक्टली लागू नहीं कर सकता। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकता कोर्ट कि आपको आपके ये कर्तव्य करने ही है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन जस्टिसिएबल कहा जाता है, यानी गैर न्यायिक इनको कहा जाता है। However, Parliament can enact laws to implement them. फिर भी संसद इनके पालन के लिए कानून बनाने का अधिकार अपने पास रखती है। नेक्स्ट है Which article contains the fundamental duties? भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है? तो देखो आर्टिकल 51A का जो पार्ट 4th A है, ठीक है, आर्टिकल 51A का जो पार्ट 4th A है उसी के अंदर ही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A के पैरा 4A के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है वाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट? मौलिक कर्तव्य हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट पेट्रियोटिज्म। देखो जी, हम मौलिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं ना, उनसे एक तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागती है, राष्ट्रवाद की भावना जागती है, अनुशासन रहता है नागरिकों में, हमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मानजनक स्थिति पैदा होती है, संवैधानिक मूल्यों के बारे में मालूम पड़ता है,
इस पर्यावरण के संरक्षण में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने का काम हमारे मौलिक कर्तव्य करते हैं और नागरिकों को जिम्मेदार बनाने का काम भी हमारे मौलिक कर्तव्य ही करते हैं। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो राष्ट्रीयता को प्रमोट करती है, अनुशासन को प्रमोट करती है, संवैधानिक मूल्यों को प्रमोट करती है, संविधान के संरक्षण को प्रमोट करती है, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करती है और जिम्मेदारी पूर्ण नागरिक व्यवहार को भी प्रमोट करने का काम करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूटी मेंशन इन आर्टिकल 51A(G)। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे आर्टिकल 51A(G) के अंदर कौन से मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो देखो, आर्टिकल 51A(G) मेक्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हमारी पर्यावरण के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है और भारत के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है आर्टिकल 51A(G) के अकॉर्डिंग कि वो जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमारे जंगल हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे झीलें हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ है, उन सब को वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो प्रत्येक भारत के नागरिक की ये जिम्मेदारी है, जो भी वन क्षेत्र है, चाहे उसमें हमारे वन हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई या फिर हमारे जंगली जीवन हो गया, इन सब को प्रोटेक्शन करें और प्रत्येक जीवों के प्रति हम क्या रखें, कंपैशन रखें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51A(G) के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A(K)। 51A(K) के अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी कौन सी है। तो देखो, आर्टिकल 51A(K) मेक्स द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और द गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज टू 16 to 14। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि 82nd हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 82nd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और वो 11वां मौलिक कर्तव्य यही था कि हर पेरेंट की या हर गार्जियन की ये जिम्मेदारी है, अगर उनका बच्चा 6 से 14 साल का है तो वो कम से कम एजुकेशन को तो प्राप्त करे, तो वह प्राथमिक एजुकेशन होती है उसको तो प्राप्त करे। तो हर माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य है कि अगर उनका कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है तो उसको वो शिक्षा मुहैया कराएं। ये आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 82वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसको हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द जुडिशियल अप्रोच टुवार्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है। तो द जुडिशरी कंसिडर्स फंडामेंटल ड्यूटीज एज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड यूजेस देम टू इंटरप्रेट लॉज, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड बैलेंस फंडामेंटल राइट्स विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मौलिक कर्तव्यों के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है। न्यायपालिका मौलिक कर्तव्यों को महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत मानती है तथा कानूनों की व्याख्या, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा तथा मौलिक अधिकारों और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने में इनका प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे यूनिट 3 से। आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना और है कि एक हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जारी किया हुआ है। यदि किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके वो डाउट पूछ सकते हैं। हम आपके मैसेज का रिस्पॉन्ड करके आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है, किस तरीके से आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यूनिट 3 से। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, डिस्कस देयर फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड नीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, भारतीय संविधान में इनकी विशेषताओं, उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे डिटेल में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को बता दिया है किस तरीके से 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, उसमें 11th ड्यूटी भी जोड़ी गई थी जिसमें आपके 6 से 14 साल का अगर बच्चा है तो उसको एजुकेशन देना पेरेंट का और गार्जियन का मूल कर्तव्य माना गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, कहाँ इनका जिक्र किया गया है, कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड क्यों किया गया है, उन सभी को यहाँ पे डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है एक्सप्लेन ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब आपकी जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना, कहाँ से आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A में इनका जिक्र है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, वहाँ से इनको जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। शुरू में जब हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए तो उनके में 10 ही हमारे मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और वहाँ पर हमारे 11वां जो
मौलिक कर्तव्य था उसको भी जोड़ा गया जो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इनको डिटेल में यहाँ पे हमने एक एक आपकी ड्यूटीज़ बता दी है कि क्या क्या ड्यूटीज़ आपकी होती है, उन सभी का जिक्र यहाँ पर कर दिया है। तो ये आप ज़रूर पढ़ करके जाएं, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है discuss the legal status of the fundamental duties and explain the judicial approach towards the fundamental duties in India। मौलिक कर्तव्यों की वैधानिक स्थिति, लीगल स्टेटस तथा उनके प्रति भारतीय नागरिकता के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो अब सबको पता है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका जिक्र कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 51A है, उसका पैरा 4A है, वहाँ पर हमारी जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका जिक्र किया गया है। हमने सभी ने अभी बात करी कि जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कैसे हैं, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी गैर न्यायिक है, यानी उनको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी मौलिक कर्तव्यों को लीगली कानूनी रूप से हमसे लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर के उन सब के बारे में डिटेल आपको बता दिया गया है कि कैसे इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1976 के अंदर स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ, वहाँ से 10 हमारे मौलिक कर्तव्यों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिनको डायरेक्टली लीगली फोर्स नहीं किया जाता है, बल्कि संसद उनको कहीं ना कहीं कानून बना करके कभी लागू कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं 3 यूनिट में से। और 4th यूनिट, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि 4th यूनिट हमारे जो इस पेपर की है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिट है, जिसमें आपसे कुछ सर्वे टाइप करवाया जा सकता है या फिर आपसे प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाएगी। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है और यहीं से आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपने सभी ने इस पार्ट को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके ये सारे के सारे डाउट्स सब क्लियर हो गए होंगे और ये पेपर आपके पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक आपने अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे अपडेट्स हमारे आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।